Welcome to Success Mantra by Survi Kapoor. This is a part 2 of our chapter that is the rise of nationalism in Europe. अभी तक हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर पार्ट में पढ़ा था कि किस तरीके से लिबरलिज्म की डिमांड हुई थी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में। अब 1815 में वाटरलू में नेपोलियन को हराया किसने? हमारे इन कंजर्वेटिव्स ने। अब ये कंजर्वेटिव्स थे कौन? कंजर्वेटिव्स वर द पीपल जो हमारे पास बिलीव रखते थे कि भैया बहुत सारे चेंजेस नहीं आने चाहिए, हमें हमारे पुराने ट्रेडिशंस, कस्टम्स, इन सबको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। नेपोलियन को जब हराया तो हराया था हमारी यूरोपियन पावर्स ने। यूरोपियन पावर्स में हमारे पास बेसिकली ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड द ऑस्ट्रिया वर द पार्ट ऑफ दिस। नेपोलियन को डिफीट करा 1815 में, और जब 1815 में नेपोलियन को हराया तो इन्होंने आपस में मिलके हमारे पास क्या करी? एक ट्रीटी साइन करी, एक एग्रीमेंट काइंड ऑफ साइन करा। ट्रीटी जो साइन करी थी उसकी जो लीडरशिप ली थी वो थी हमारे पास ऑस्ट्रियन चांसलर ने, ड्यूक मेटरनिच वॉज द ऑस्ट्रियन चांसलर। उन्होंने इसकी लीडरशिप ली इस ट्रीटी ऑफ वेना की। इस ट्रीटी ऑफ वेना का मेन मोटिव क्या था? ध्यान रखना, इसका मेन मोटिव हमारे पास क्या था? टू अनडू ऑल द चेंजेस विच वॉज मेड बाय द नेपोलियन। नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस करे उन सबको ख़त्म कर दो। जैसे कि उसने क्या करा था? बर्बन डायनेस्टी की सारी पावर्स को हटा दिया था, बट इन्होंने क्या करा? ट्रीटी ऑफ वेना के अंडर इन्होंने बर्बन डायनेस्टी की सारी पावर्स को रीस्टोर कर दी जो कि डिस्पोज ऑफ करी थी नेपोलियन ने। साथ ही साथ में प्रशिया, अब भाई ऑब्वियसली ना कि अगर वो सारा का सारा पार्ट इनके अंडर आ चुका है तो इनको थोड़े से बेनिफिट्स मिले। प्रशिया को न्यू टेरिटरीज मिली जो वेस्टर्न फ्रंटियर्स में थी। रशिया को ईस्ट रशिया को कुछ मिला, पोलैंड का पार्ट, एंड ऑन द अदर हैंड प्रशिया को मिले हमारे पास कुछ पोर्शंस ऑफ सेक्सोनी के, हमें यहाँ पे कुछ पोर्शंस मिले। सो इन्होंने बेसिकली ट्रीटी ऑफ वेना साइन करी थी कि नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस करे हैं हम उन सबको जो है अंडू कर दें। हमारे पास बड़े सारे रेवोल्यूशनरीज भी थे जो इस चीज़ में काम कर रहे थे। यूरोप में ना बड़ी सारी अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज़ फ्रेम हो रही थी। इस टाइम पे हमारे पास एक मेन लीड में रहे हमारे यहाँ पे गिस्पी मैज़ीनी। गिस्पी मैज़ीनी बेसिकली ही वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी, और इस रेवोल्यूशनरी ने क्या करा था? बड़ी सारी एक इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी में पार्टिसिपेट भी कर रखा था। बेसिकली गिस्पी मैज़ीनी का जो बॉर्न ईयर था वो था हमारे पास 1807 एंड ही वॉज बॉर्न इन द जेनोवा। ही वॉज अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कैरिबॉनरी। ठीक है, अब जब कैरिबॉनरी के वो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे तो जब पता चलता है यार पुलिस वालों को, तो एट द एज ऑफ 24 ईयर्स, व्हेन ही वाज 24 ईयर्स, उनको उठा के कहाँ पे डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया यहाँ पर। बट आफ्टर व्हेन ही जस्ट केम बैक, इन्होंने हमारे पास दो सीक्रेट सोसाइटीज़ और फ्रेम करी विच वॉज नेम्ड एज द यंग इटली एंड यंग यूरोप। यंग इटली इन्होंने बनाई थी मर्सेल्स में, एंड यंग यूरोप बनाई थी इन्होंने यहाँ पे बर्न में। अब ड्यूक मेटरनिच इनके लिए बहुत बोलते थे क्योंकि इनका मानना था, गिस्पी मैज़ीनी का मानना था कि भाई लिबरलिज्म, लिबर्टी जो है हमारे पास, हमारे वो ह्यूमन बींग्स का एक नेचुरल राइट है। और इधर से जो ड्यूक मेटरनिच थे वो कौन थे हमारे पास यहाँ पर? वो थे हमारे पास कंजर्वेटिव्स के, वो लिबर्टीज़ में बिलीव नहीं करते थे। तो मैज़ीनी को ड्यूक मेटरनिच ने एक टैग दिया, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर नेशन। अब द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर नेशन का तो उन्होंने यहाँ पर टैग दे दिया। अब इसके बाद जो था हमारे पास रेवोल्यूशन पीरियड स्टार्ट हो गया। 1813 से लेके 1848 तक का पीरियड जो हमारे पास रहा वो रहा था हमारे पास द एज ऑफ रेवोल्यूशंस वाला। इस टाइम पर हमारे पास बेसिकली ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का टाइम आया हमारे पास यहाँ पर 1840। 15th सेंचुरी से ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, बट अल्टीमेटली नाउ दे वांट द फ्रीडम। तो ग्रीक के जो लोग एग्जाइल में रहते थे उन्हें सपोर्ट मिला यहाँ पर ग्रीस को उन लोगों से यहाँ पे 1821 में। 1821 में इन्हें वहाँ से सपोर्ट मिला। 1824 में 1821 में इन्हें वहाँ से सपोर्ट मिला। फिर हमारे पास हमारे यहाँ पे एक पोएट थे, ठीक है, इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत सारे पोएट्स, आर्टिस्ट ने वॉर को सपोर्ट करा। एक बड़े फेमस पोएट थे हमारे पास लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ने क्या करा? पूरे के पूरे वॉर के फंड्स को इकट्ठा करने में इन्होंने हेल्प करी और इन्होंने खुद भी वॉर में पार्टिसिपेट किया। बट अनफॉर्चुनेटली इन द ईयर ऑफ 1824 ही मेट विद अ डेथ। वॉर की वजह से नहीं, ही जस्ट सफरिंग फ्रॉम फीवर समथिंग इश्यूज़, तो ये वहाँ पे 1824 में इनकी डेथ हो गई हमारे पास यहाँ पे। बट एट लास्ट 1832 में हमारे पास एक ट्रीटी साइन हुई विच वॉज नेम्ड एज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल।
इस ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था। सो फाइनली जो वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस का वो यहाँ पर इनको रिजल्ट मिला 1832 में हमारे पास, ठीक है। 1821 से लेकर ऑलमोस्ट 1832 तक हमारे पास ये रहा। 1832 में इनको यहाँ पे क्या मिला, हमारे पास एक ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनको जो था रिजल्ट मिला। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हमारे पास साइन हो चुकी थी। अब इसके बाद हमारे पास आता है जब ये एज ऑफ रेवोल्यूशंस हमारे पास चल ही रही थी, तो सिर्फ रेवोल्यूशन ही एक मोटिव नहीं, मतलब चेंजेस लाने का जो एक मोटिव होता है वो सिर्फ वॉर्स ही नहीं होता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमारे पास भी यहाँ पर आती हैं। लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं लोगों के मन में नेशनलिज्म फीलिंग लेकर आने की, सो द टॉपिक इज़ द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड द नेशनल फीलिंग। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, क्रिएट करा गया रोमांटिक इमेजिनेशंस, लोगों के मन में नेशनलिज्म फीलिंग्स को क्रिएट करा गया विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज एंड म्यूज़िक। इनका मानना ये था सिर्फ साइंटिफिक थ्योरीज, सिर्फ वॉर्स से ही हम लोगों के मन में अपनेपन, अपने नेशन के लिए फीलिंग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वी मस्ट हैव द म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक्स, रीजनल लैंग्वेजेस, फोक सॉन्ग्स, हमें सब अलग अलग चीज़ें यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, हमारे लोगों के मन में एक अपनेपन वाली वाइब्स को लेकर आ सकें, ठीक है। सो लैंग्वेज ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा लोगों के मन में नेशनलिज्म फीलिंग क्रिएट करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, पोलैंड में लोग बोलते थे हमारे पास पॉलिश लैंग्वेज। पोलैंड में हमारे पास लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, हमारे पास पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। बट इस टाइम पे यहाँ पर इम्पोज हुई हमारे पास हमारी रशियन लैंग्वेज। रशियन लैंग्वेज हमारे पास यहाँ पर डोमिनेंट हुई। यहाँ पर फोर्स किया गया दैट नॉट टू स्पीक द पॉलिश लैंग्वेज, और आप जो अपनी यूनिफॉर्म्स हैं, पॉलिश यूनिफॉर्म्स हैं, वो भी नहीं पहनोगे। बट हमारे यहाँ पे जितने भी क्लर्जीज रहे चर्चेस के, उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, उन्होंने जो अपनी कॉमन असेंबलीज थी, कॉमन डिस्कशंस थे, कॉमन प्रेयर्स थी, वो सब अपनी पॉलिश लैंग्वेज में ही करते चले यहाँ पर, सो दैट हम सब में एक यूनिटी क्रिएट रहे हमारे पास। बट रशियन को तो ये पता ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगा, तो उन्होंने उठा के क्या करा, जितने भी क्लर्जीज थे वहाँ पर उन सबको उठा के अरेस्ट करके दे पुट ऑल देम इनटू अ प्रिजन, क्योंकि दे वर स्पीकिंग अ पॉलिश लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज वाज ओनली द मीडियम जो वहाँ पे लोगों के मन में एक अपनेपन की, एक यूनिटी वाइब्स क्रिएट यहाँ पे कर सकता था। अब इस साइड ये हुआ। ऑन द अदर हैंड हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट हमारे पास यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका था। अब हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट के पीछे सिर्फ एक ही छोटी सी स्टोरी फेमस है, वीवर्स की हमारे पास यहाँ पर। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे करके यूरोप में लोग आने लगे। दे स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम द विलेजेस टू द, माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्यों जाने लगे वो यहाँ पे, वो सिटीज़ में आने लगे, कहाँ से, अपने रूरल एरिया से उठ के। जब वो यहाँ पे आए तो उनके पीछे उनका मेन मोटिव यहाँ पे क्या था, इन सर्च ऑफ जॉब्स दे वर कमिंग। अब इस सिचुएशन में हमारे पास क्या हुआ, जॉब सीकर्स तो हो गए हमारे पास बहुत सारे, ठीक है, और जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी वो हो गई हमारे पास यहाँ पे कम, जिसकी वजह से ओवर क्राउडेड हो गए हमारे सारे के सारे स्लम एरियाज़। नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सब एक दूसरे के साथ वहाँ पे शेयरिंग में रहना स्टार्ट हो गया। ओवर क्राउडेड स्लम एरिया होने की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने की वजह से धीरे धीरे करके लोगों का एंगर बढ़ रहा था। लोगों का एंगर बढ़ने का रीज़न सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं था। हमारे पास इसी टाइम पीरियड में हमारे यहाँ पर पीजेंट्स को फेलियर हुआ क्रॉप प्रोडक्शन का। क्रॉप प्रोडक्शन का फेलियर हुआ तो जो पीजेंट्स थे वो भी क्या हो गए, अल्टीमेटली क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से वो भी पुअर पीजेंट्स बन गए और ज़्यादा पुअर हो गए। हमारे पास यहाँ पे लोग यहाँ पे सड़कों पर निकल आए। और इस टाइम पे जो हमारे पेरिस के लीडर थे, पेरिस के लीडर इस टाइम पे हमारे पास कौन थे, लुइस फिलिप। जब उन्हें पता चला भैया इन्होंने तो आके क्या कर दिया, यहाँ पे सारा का सारा नाकाबंदी मचा दी है, तो ये लुइस फिलिप भी जो थे यहाँ से उड़कर भाग गए, उड़कर नहीं भागे मतलब एक्चुअल में, बट यहाँ से उठकर चले गए, क्योंकि अगर ये लोगों के सामने आते तो दे माइट बी नॉट एबल टू स्टे अलाइव, वो उनको इतने गुस्से में उनको यहाँ पे मार ही देते। यहाँ पर एक साइड तो ये सब प्रॉब्लम्स हो गई थी, एक साइड ना वीवर्स ने भी एक रिवॉल्ट स्टार्ट कर रखा था।
वीवर्स का जो रिवॉल्ट था वो चल रहा था हमारे पास यहाँ पे सिलेसिया विलेज में। इस सिलेसिया विलेज में हमारे पास बेसिकली दो वर्ड्स बटे हुए थे, एक कॉन्ट्रैक्टर्स थे और एक हमारे पास कौन थे, हमारे वीवर्स थे। अब वीवर्स डिमांड कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर्स से कि हमारे वेजेस बढ़ा दिए जाएं, ठीक है। सो इन्होंने एक दिन डिसाइड करा यहाँ पर ऑन जुलाई, इन्होंने यहाँ पे क्या करा, हमारे पास 1845 जुलाई में दोपहर को 2 बजे ये सारे के सारे पहुँचे कॉन्ट्रैक्टर्स के मैंशंस के बाहर एंड दे डिमांडेड फॉर अ हायर वेजेस। जब इनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं करी गई तो एक ग्रुप जो कॉन्ट्रैक्टर्स के घर के बाहर था, दूसरा जो वहाँ पे स्टोर हाउसेस में पहुँचा हुआ था, इन्होंने वहाँ जाके सब तहस नहस कर दिया भाई, सब जला दिया, सब फोड़ तोड़ दिया, इनका घर तोड़ दिया। इससे परेशान होके, इससे डरकर कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो उठकर चले गए नेबरिंग विलेजेस में। जब वो नेबरिंग विलेजेस में यहाँ पे गए तो नेबर विलेज को भी पता था कि ये वीवर्स को ऐसे परेशान करके वहाँ से आए हैं, तो नेबर विलेज वालों ने भी इनको यहाँ पे शेल्टर देने से मना कर दिया। अल्टीमेटली इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, ये आए वापस पुलिस के पास, इन्होंने उनसे हेल्प मांगी। सो पुलिस ने इनको प्रॉपर कस्टडी दी, यहाँ पर इनको सेव करके इनके मैंशंस में वापस पहुँचाया। बट इन सब के बीच में हमारे पास जो 11 वीवर्स थे उनको शूट कर दिया गया, तो वो बेचारे वहाँ पे मर गए थे। होपफुली गाइस आपको समझ आया पार्ट 2 में जितना समझाया। जस्ट फर्स्ट go through with the videos, follow your NCERT, and if you like the video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you and have a nice day.